हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों सी टेट जुलाई 2025 के लिए यह वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता पर चर्चा करता है। यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन फिजिकल, गत्यात्मक, सामाजिक, कॉग्निटिव। दोस्तों यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या है कि बौद्धिक योग्यताओं है ना, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, और यहाँ पर लॉजिकल है ना। तो ये सब विकास की कौन से पार्ट के अंतर्गत आएगा? तो यह आएगा शारीरिक में नहीं होगा दोस्तों। मोटर में तो ये शारीरिक से ही संबंधित है, सोशल ये सब समाज से संबंधित है। यहाँ पर कॉग्निटिव संज्ञानात्मक करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हम लोग समालोचनात्मक चिंतन, तार्किकता और समस्या समाधान, इन सारी बातों को हम लोग संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत समझते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास डॉट डॉट से की ओर बढ़ता है। सिर से पैर की ओर, जटिल से सरल की ओर, बाह्य केंद्र, विशिष्ट सामान्य। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर से पैर की ओर चलता है विकास हमारा। यहाँ पर जटिल से सरल नहीं होगा, सरल से जटिल होगा। केंद्र से बाह्य की ओर होगा ना, सेंटर टू पेरिफेरल है ना। यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट होगा। तो हमारा यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा हेड से हेड टू टॉय। ठीक है, सिर से पैर की ओर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक, देखिए क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डॉट सामाजिकरण की प्राथमिक कारक है और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। दोस्तों यहाँ पर सामाजिकरण से क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिकरण का कौन सा प्राथमिक कारक है और कौन सा द्वितीयक। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, जनसंचार माध्यम एवं परिवार। पहले हमको क्या सुनना है कि प्राथमिक कारक कौन सा है, इसके बाद द्वितीयक। ठीक है, विद्यालय एवं परिवार, परिवार एवं विद्यालय, मुद्रित माध्यम, जनसंचार माध्यम। ठीक है, हमें क्या देखना है कि सबसे पहले परिवार जो होती है हमारी, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। परिवार हमारी प्राथमिक संस्था है सामाजिकरण की, और विद्यालय यहाँ पर हमारा द्वितीयक संस्था होती है सामाजिकरण की। तो चलिए दोस्तों अगला बात कर लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है ना, परिणाम नहीं देता है तो डॉट उत्पन्न हो जाता है। अनुकरण, डिसइक्विलिब्रियम असंतुलन, संरक्षण, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर अनुकरण का मतलब होता है कि जो बच्चे अपने माता पिता फैमिली से देख करके नकल करते हैं वो अनुकरण होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। असंतुलन का मतलब है, हाँ असंतुलन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ जो वो देख रहा है और जो उसके दिमाग में जो संरचना बनी हुई है पहले से, उसके बीच में अगर वो संतुलन नहीं पैदा कर पा रहा है तो इस चीज़ को कहते हैं क्या, इस चीज़ को कहेंगे असंतुलन। कंजर्वेशन यहाँ पर नहीं होगा, कंजर्वेशन एक अलग ही बात है। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये बैगोस्की का कथन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, असंतुलन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। संवेदीगामक,
पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। दोस्तों हमारा प्रश्न यहाँ पर बोला है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो वस्तु स्थायित्व होती है वो समझना किस वर्ष से, किस स्टेज से वो समझना आरंभ कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, वस्तु स्थायित्व है, वो संवेदी गामक से समझना शुरू हो जाती है और पूर्व संक्रियात्मक में ऑब्जेक्ट परमानेंस बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। ठीक है, अगर कहेंगे कि किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व अच्छी तरह से आती है तो पूर्व संक्रियात्मक होगा, लेकिन वहाँ पे पूछा है कि संवेदी गामक मतलब कब से वो समझना वस्तु स्थायित्व कब से शुरू होने लगती है, तो वहाँ पर हो जाएगा संवेदी गामक। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। रमन के प्रमुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। दोस्तों आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास नहीं होगा क्योंकि यह फर्स्ट स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि जब मतलब कोई भी चीज़ दंड करने से, जैसे कि हम लोग होमवर्क करके नहीं आए क्योंकि होमवर्क करके आना चाहिए क्योंकि सर ने डांटेंगे, सर सजा देंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास मतलब टेट फॉर टेट, जैसे कि जैसे को तैसा है। यहाँ पर अपना टिफ़िन इसलिए नहीं कोई शेयर करेगा क्योंकि वो नहीं किया, और शेयर करेंगे मतलब वो दे रहा है तो वो भी शेयर करेगा। इसमें अच्छा लड़का अच्छा लड़के अभिविन्यास में ये होता है कि मतलब हम दूसरों की नज़र में अच्छा दिखना चाहते हैं। थर्ड स्टेज होती है ये कोहल वर्ग के नैतिक विकास की। ठीक है, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास ये फोर्थ स्टेज होती है हमारी। इसमें कानून के प्रति हमारा सम्मान होता है, जो कानून बना है उसे हम पालन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि चोरी करना अपराध है, ये कानून बना हुआ है और उसका पालन करने में व्यवस्था अगर हम उनको समाज में अव्यवस्था पैदा होगी तो ये वाली चीज़ कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास से रिलेट करती है। चलिए दोस्तों अगला बात कर लेते हैं। लेव वागोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह सीखते हैं। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो दोस्तों लेव वागोस्की की यहाँ बात करें, जो लेव वागोस्की हैं वो हमारे समाज को और संस्कृति को एंड इसके साथ ही साथ लैंग्वेज को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर ऑप्शन है सामाजिक पृथक्करण। यहाँ पर सामाजिक पृथक्करण नहीं बल्कि सामाजिक लगाव होना चाहिए। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना, यहाँ पर हमारे जो लेव वागोस्की चाचा हैं वो क्या बोलते हैं कि सहयोग करके सीखते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, मतलब हेल्प करना, अवरोध पैदा नहीं करते हैं बल्कि वो हेल्प करते हैं ना। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। कल्चरल टूल्स की बात की है लेव वागोस्की। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लेव वागोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? अब बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ठीक है, निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन प्रतिक्रिया। दोस्तों अगर यहाँ पर बात आ जाए लेव वागोस्की की, तो लेव वागोस्की यहाँ पर सोशल, ठीक है, सोशल, समाज, संस्कृति और भाषा पर महत्व देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सहभागी अधिगम हमारा सही हो जाएगा।
कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब यहाँ पर सहयोग के द्वारा किया गया अधिगम यहाँ पर सही हो जाएगा। लेव वागोस्की ने शिक्षण अधिगम में सहयोगी अधिगम विधि पर जोर दिया है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? स्टैंडर्ड मानकीकृत पाठ्यचर्या, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पर ध्यान देना, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? तो मानकीकृत पाठ्यक्रम हमारा गलत हो जाएगा। हम किसी भी सिलेबस को, किसी भी कैरिकुलम को स्टैंडर्ड नहीं कर सकते कि सिर्फ यही रहेगा। इसमें बदलाव, इसमें लचीलापन होना जरूरी है। ठीक है, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, पुरस्कार और दंड नहीं देना है बच्चे को। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना। हर बच्चे की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, हर बच्चे के लक्षण हैं, कोई विकलांग है, किसी की कौन सी प्रॉब्लम है, मतलब हर किसी का लक्षण अलग अलग है, तो इस पर जोर देना, ये हमारा बाल केंद्रित शिक्षा की अनुशंसा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की फ्रेंड्स। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, जन्म से ही स्थिर है और परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि, विभिन्न स्तर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रखा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, दोस्तों यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार दिए हैं। ठीक है, यानी कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकी कारण नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। जन्म से ही स्थिर है और इसका परिवेश कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। कई प्रकार की बुद्धि होती है, व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। अगर और भी ऐसे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालाइज करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।